नेटफ्लिक्स के बिजनेस की मिसाल शायद आपको ढूंढने पर भी ना मिले। जिस वक्त नेटफ्लिक्स ने अपना बिजनेस शुरू किया उस वक्त उनके कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर के पास 60,000 एम्प्लॉइज और पूरी दुनिया में 9,000 से ज्यादा स्टोर्स थे। जबकि सेल्स की बात की जाए तो सालाना $600 करोड़ वो कुछ ना करके भी बना लेते थे। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने ऑफिस में नया सोफा खरीद कर डाल सके। इस सिचुएशन में तंग आकर नेटफ्लिक्स ने अपनी कंपनी ब्लॉकबस्टर को बेचना चाहिए, लेकिन आगे से ब्लॉकबस्टर सीईओ कह के लगा कर हंसने लगे। तारीख गवाह है कि जो ब्लॉकबस्टर पहले उनके सामने देव कामत पहाड़ की मानद खड़ा था, वही ब्लॉकबस्टर अपने घुटने रगड़ने पर मजबूर हो गया। सिर्फ कुछ सालों के बाद नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर का नामो निशान ही मिटा दिया और आज ये 28,000 करोड़ डॉलर्स की कंपनी है। पर यह सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1997 की, जब इंटरनेट बिजनेस का रुझान बढ़ रहा था। जेफ बेजोस अमेज़न के जरिए इंटरनेट पर बुक सेल करते थे और उनको अच्छी खासी तरक्की मिल रही थी। मार्क रैंडोल्फ भी कोई इंटरनेट बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। कई महीनों तक मार्क जहां भी जाते अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते जिसमें वो नए नए बिजनेस आइडियाज लिखते और फिर वो आइडियाज अपने दोस्त रीड हेस्टिंग्स के साथ शेयर करते। इंटरनेट पर पेट फूड से लेकर बेसबॉल बैट्स बेचने तक मार्क के पास अनगिनत आइडियाज मौजूद थे, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को इनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड चाहते थे कि वो इंटरनेट पर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसके लिए कस्टमर उनको एक बार ढूंढना पड़े और फिर वही कस्टमर बार बार उनको कमा कर दे। कई महीनों तक आइडियाज शेयर करने का ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर फाइनली उन दोनों को एक आइडिया समझ आ ही गया, वीडियो टेप्स, जो उस दौर में एंटरटेनमेंट का अकेला जरिया थी। लोग वीकेंड्स पर अपने करीबी ब्लॉकबस्टर स्टोर पे जाते, वहां घंटों तक अपनी पसंद की मूवी सेलेक्ट करने के बाद उसको रेंट पे ले जाते थे और अगर वीडियो टेप टाइम पर वापस ना की तो उस पर फाइन लगता था। जिस वक्त उनको ये आइडिया आया उस वक्त रीड हेस्टिंग्स के ऊपर $40 का फाइन था, जो उन्होंने ब्लॉकबस्टर को वीडियो टेप लेट वापस करने की वजह से देना था। रीड का मानना था कि इस इंडस्ट्री में चेंज की बहुत सख्त जरूरत है और इंटरनेट पर मूवीज रेंट पे देने का आइडिया जरूर चलेगा। पर मसला ये था कि एक एक वीडियो कैसेट काफी भारी थी और उसको पोस्ट करना काफी कॉस्टली पड़ सकता था और पोस्टेज के दौरान जो टेप्स टूटेंगी उसका नुकसान अलग। ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब मार्क और रीड को अपना नया इंटरनेट बिजनेस शुरू होने से पहले ही फेल होता दिखाई देने लगा। कुछ हफ्तों के बाद एक टेक मैगजीन के जरिए उनको पहली बार डीवीडी टेक्नोलॉजी का मालूम पड़ा। ये वीडियो कैसेट से काफी हल्की और सस्ती थी और उनको पोस्ट करना भी काफी सस्ता पड़ सकता था। रीड हेस्टिंग्स को ख्याल आया कि वीडियो टेप्स के बजाय मूवीज को अगर डीवीडीज में डालकर रेंट पे दिया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा और यहीं से नेटफ्लिक्स के आइडिया की शुरुआत हुई। इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। वो वेबसाइट पर डीवीडीज की बहुत बड़ी कलेक्शन डिस्प्ले करेंगे और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो कस्टमर के पास 2 दिनों में डीवीडीज उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। उसी एनवलप में एक प्रीपेड रिटर्न एनवलप भी रखा जाएगा जिससे कस्टमर को डीवीडी वापस पोस्ट करना भी आसान हो जाएगा। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन इसको शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी और ये इन्वेस्टमेंट मार्क और रीड दोनों के पास नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक छोटा सा लो बजट ऑफिस सेटअप किया जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल्स और सेकंड हैंड फर्नीचर लेके डाला। एम्प्लॉयज को कम सैलरी पे रखा गया इस वादे के साथ कि अगर बिजनेस चल गया तो उनको बिजनेस में शेयर दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स की इस छोटी सी टीम ने पहले चंद महीनों में एक वेबसाइट बनाई और डीवीडीज खरीदना शुरू की। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद वो नेटफ्लिक्स को पहली बार लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लॉन्च से पहले उन्होंने न्यूज आउटलेट्स के साथ इंटरव्यूज लाइनअप किए ताकि लॉन्च होते ही उनको बहुत सारी मीडिया कवरेज भी मिल जाए। 29 अगस्त 1997 सुबह ठीक 9 बजे उन्होंने वेबसाइट को पब्लिक कर दिया और साथ ही उन्होंने एक घंटी भी इंस्टॉल की जो हर नए ऑर्डर पर बजेगी। पहला ऑर्डर मार्क ने खुद प्लेस किया और पहली बार घंटी बजने लगी। 1 मिनट के बाद घंटी दोबारा बजी और इस बार ये रियल कस्टमर था। नेटफ्लिक्स टीम ने मुख्तलिफ इंटरनेट फोरम्स पे अनजान बनकर कमेंट्स पोस्ट किए जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स की डीवीडी बाय मेल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया।
जिससे और ज्यादा मूवी फैंस ने नेटफ्लिक्स का रुख किया। पहले 15 मिनटों तक घंटी मुसलसल बजती रही, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट क्रैश हो गई। उस दौर में सर्वर्स ऑफिस में ही रखे जाते थे, ना कि प्रोफेशनल होस्टिंग सर्विस के पास। ये इशारा था कि नेटफ्लिक्स का सर्वर ज्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पा रहा, यानी उनको ज्यादा सर्वर्स लगाने थे। उसी वक्त लोकल स्टोर से 8 नए सर्वर्स मंगाए गए और वेबसाइट को एक बार फिर से लाइव कर दिया गया। पहले दिन में नेटफ्लिक्स के पास 137 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे। और क्योंकि इसके बीच कई घंटों तक वेबसाइट हैवी लोड की वजह से बंद पड़ी थी, यानी असल में ऑर्डर्स इससे भी ज्यादा आने थे। उनको अपनी वेबसाइट के मसले हल करने की जरूरत थी ताकि ये बार बार क्रैश ना हो। नेटफ्लिक्स का पहला महीना काफी अच्छा गुजरा, लेकिन मार्क और रीड ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्योंकि उनके पहले महीने की सेल तो $94,000 थी, लेकिन इसमें से डीवीडी रेंट पे लेने की सेल्स सिर्फ $1,000। ज्यादातर लोग डीवीडी रेंट पे नहीं ले रहे थे, बल्कि डायरेक्टली पूरी डीवीडी खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को दोनों ऑप्शंस दे रखे थे कि या तो वो $25 की डीवीडी परचेज करें या फिर $4 की रेंट पे ले लें। मार्क और रीड चाहते थे कि उनकी रेंटल सर्विस को ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक ही डीवीडी बार बार रेंट पे जाएगी और जब तक वो डैमेज नहीं होगी तब तक उनका प्रॉफिट बनता रहेगा। उनको अच्छी तरह आइडिया था कि शुरुआत में वो डीवीडी सिर्फ इस वजह से सेल कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद उनको अमेज़न के जेफ बेजोस की तरफ से कॉल आई। जेफ बेजोस, जो कि पहले ही ऑनलाइन बुक्स की मार्केट में अपने कदम जमाए बैठे थे, वो अब डीवीडी मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते थे। जेफ बेजोस नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे, जिससे उनको डीवीडी बेचने का चलता चलाया बिजनेस मिल जाएगा। दूसरी तरफ मार्क और रीड भी असल में डीवीडीज रेंट पे देना चाहते थे, ना कि उसको बेचना। लिहाजा उन्होंने नेटफ्लिक्स का डीवीडी सेलिंग वाला पार्ट अमेज़न के साथ शेयर कर दिया और बदले में अमेज़न पर अगर किसी को डीवीडीज रेंट पे चाहिए होंगी तो उनको नेटफ्लिक्स पर भेज दिया जाएगा। एक तरफ से इसमें दूर का फायदा था, जबकि करीब का नुकसान, क्योंकि नेटफ्लिक्स का वो पोर्शन जो उनको कमा कर दे रहा था वो उन्होंने अमेज़न को दे दिया। लेकिन अगर वो अमेज़न को ना भी देते तो अमेज़न खुद ही अपना नया बिजनेस खड़ा कर देता, जो कि फिर नेटफ्लिक्स के डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता। अब मार्क और रीड ने अपना सारा फोकस डीवीडीज को रेंट करने में लगा दिया। उन्होंने प्रमोशनल कैंपेन्स स्टार्ट की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुई। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी प्लेयर्स बनाने वाली मशहूर कंपनीज जैसा कि तोशिबा और सोनी से कांटेक्ट किया और उनसे डील क्रैक की। डील ये थी कि जो भी कस्टमर इनके डीवीडी प्लेयर्स खरीदेगा उनको एक नेटफ्लिक्स का कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे वो 10 फ्री डीवीडीज रेंट पे ले सकेंगे। पर यह प्रोमोशन फेल इस वजह से हुई क्योंकि डीवीडी प्लेयर्स पर कूपन कोड डब्बे के अंदर नहीं बल्कि डब्बे के बाहर ही चिपका दिए गए। यानी बेशक कोई डीवीडी प्लेयर ना भी खरीदे, उनको नेटफ्लिक्स का कूपन कोड बाहर से दिख सकता था। इसके चलते शुरुआत में नेटफ्लिक्स को बहुत सारी डीवीडीज फ्री में ही देनी पड़ी और ऊपर से इन नए कस्टमर्स में से सिर्फ 5% ही नेटफ्लिक्स के रेगुलर कस्टमर बने। यानी ये काफी घाटे का सौदा रहा। ऊपर से अमेज़न के साथ जो डील हुई थी उसमें वो डीवीडी बेचने के लिए कस्टमर्स को अमेज़न पर भेज तो रहे थे, लेकिन डीवीडी रेंट पे लेने के लिए अमेज़न की तरफ से बहुत कम कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पे आ रहे थे। इसके बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक वाकया हुआ जिसको नेटफ्लिक्स पूरी तरह कैश कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसका नेटफ्लिक्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका के साथ लव अफेयर में पड़ गए और इस कहानी का राज खुल गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में हियरिंग्स चल रही थी, जहां बिल क्लिंटन का अफेयर साबित हो गया और बिल क्लिंटन को प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। उस वक्त पूरा अमेरिका इस कोर्ट ट्रायल की वीडियो ढूंढ रहा था। नेटफ्लिक्स ने मौके का फायदा उठाकर चौका मारना चाहा और ट्रायल की वीडियो डीवीडीज के जरिए अपनी वेबसाइट पे लगा दी। तीर ठीक निशाने पर लग चुका था और नेटफ्लिक्स को बेशुमार ऑर्डर्स मिले, लेकिन मसला ये हुआ कि जो कंपनी इस वीडियो को डीवीडी पे राइट कर रही थी वही कंपनी एडल्ट मूवीज का काम भी करती थी और गलती से उन्होंने ट्रायल की वीडियो के बजाय एडल्ट मूवी डीवीडी पे राइट करके नेटफ्लिक्स को भेज दी। और सोने पे सुहागा नेटफ्लिक्स ने बिना चेक किए ये सारी डीवीडीज अपने कस्टमर्स को डिस्पैच कर दी।
जब ये मामला खुला तो नेटफ्लिक्स ने सारे कस्टमर से माजरत की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। प्रमोशन का जितना फायदा सोचा गया था उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। अभी तक नेटफ्लिक्स का डीवीडीज रेंट करने वाला आइडिया कमा नहीं रहा था और उनकी हर एक प्रमोशनल कैंपेन बुरी तरह फेल हो रही थी। इसी लम्हे मार्क के जहन में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो शायद सब कुछ बदलने वाला था। यहाँ तक नेटफ्लिक्स बिल्कुल वही काम कर रहा था जो ब्लॉकबस्टर का था, यानी डीवीडीज रेंट पे देना। फर्क था तो सिर्फ इंटरनेट का, क्योंकि यही काम ब्लॉकबस्टर फिजिकल स्टोर्स के जरिए कर रहा था और नेटफ्लिक्स इंटरनेट के जरिए। मार्क को आइडिया आया कि क्यों ना हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम स्टार्ट कर दें, जिसमें कस्टमर्स को मंथली फिक्स पैसे देने होंगे और उसके बदले में 4 डीवीडीज उनको दी जाएंगी। इससे होगा ये कि 4 डीवीडीज हर वक्त कस्टमर्स के पास रहेंगी और वो जब चाहें अपनी पसंद की डीवीडी लेकर पुरानी वापस कर सकेंगे। जाहिर है इससे कस्टमर्स पर लेट फीस का दबाव कम हो जाएगा। खुशकिस्मती से ये आइडिया काम कर गया। पहले ही दिन जिन लोगों ने ये प्रमोशन देखी उनमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। यही वो कस्टमर्स थे जिनके लिए मार्क और रीड ने इतनी मेहनत की थी। सब्सक्रिप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स की कमाई तेजी से बढ़ने लगी और एक ही कस्टमर हर महीने उनको पैसे देने लगा। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर 9000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स चला रहा था और उनको सिर्फ लेट फीस की मद में सालाना $800 मिलियन मिलते थे, जबकि उस वक्त नेटफ्लिक्स की टोटल सेल्स ही सिर्फ $5 मिलियन थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स की कामयाबी के पीछे अगर कोई था तो वो उनका अपना कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर ही था, क्योंकि अगर ब्लॉकबस्टर चाहता तो वो आसानी से नेटफ्लिक्स को उठते साथ ही हरा देता, लेकिन ब्लॉकबस्टर की सुस्ती ही उन्हें ले डूबी। ब्लॉकबस्टर इंटरनेट बिजनेस को बहुत हल्के में ले रहा था और क्योंकि उनके अपने फिजिकल स्टोर्स चल रहे थे, इसी वजह से उनको छोटे इंटरनेट बिजनेस की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। नेटफ्लिक्स के मालिकान को अच्छी तरह मालूम था कि उनका बिजनेस सिर्फ तब तक चल रहा है जब तक ब्लॉकबस्टर भी डीवीडी बाय मेल सर्विस स्टार्ट नहीं करता। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपना पूरा चलता चलाया बिजनेस ब्लॉकबस्टर को ही बेच दें। इससे उनको अच्छी खासी रकम भी मिल जाएगी और वो इसी बिजनेस में काम भी करते रहेंगे, जाहिर है ब्लॉकबस्टर के पे रोल पे। तो अब उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओ के साथ मीटिंग फिक्स की। पहले तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने चुप करके उनकी ऑफर सुनी और फिर उनकी डिमांड तलब की। रीड हेस्टिंग्स ने झट से बोला $50 मिलियन। ये सुनते ही ब्लॉकबस्टर का सीईओ जोर जोर से हंसने लगा। मार्क और रीड को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि ब्लॉकबस्टर का नेटफ्लिक्स को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको वहां से खाली हाथ उठकर जाना पड़ा। वक्त गुजरता गया और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस बढ़ती चली गईं, लेकिन ब्लॉकबस्टर अपनी ही जिद पे अड़ा रहा कि इंटरनेट बिजनेस जैसी कोई चीज ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन फिर 2004 में पहली बार ब्लॉकबस्टर को एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनके कस्टमर्स टूट टूट कर नेटफ्लिक्स पे साइन अप कर रहे हैं, जहां उनको घर बैठे उनकी पसंद की डीवीडी मिल जाती है। इस पॉइंट पे ब्लॉकबस्टर ने अपनी खुद की डीवीडी बाय मेल सर्विस स्टार्ट की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स को अपने कस्टमर्स का बिहेवियर समझने में 7 साल लग चुके थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऐसे एल्गोरिदम्स इंस्टॉल किए जिससे कस्टमर्स को सिर्फ वही मूवीज शो होती जिनमें उनका इंटरेस्ट था, और जाहिर है ब्लॉकबस्टर चाह कर भी ये सब इतना जल्दी नहीं कर सकता था। 2007 में जब ब्लॉकबस्टर अपनी डीवीडी बाय मेल सर्विस को प्रमोट कर रहा था, उसी वक्त नेटफ्लिक्स वीडियो ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च करने की जुस्तजू में था, जैसा कि इंटरनेट पर ही मूवीज की स्ट्रीमिंग, यानी डीवीडीज का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट आओ मूवी देखो और कहानी खत्म। दुनिया में पहली बार कोई स्ट्रीमिंग साइट ऐसा कर रही थी। इससे नेटफ्लिक्स को अमेरिका से भी बाहर पूरी दुनिया के कस्टमर्स मिलना शुरू हुए, क्योंकि डीवीडी बाय मेल सिर्फ वो अमेरिका में ही पोस्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उन्होंने हड़बड़ाहट में ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिए जिससे उनका बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ, जैसा कि नेटफ्लिक्स की तरह लेट फीस का हटाना या फिर वीडियो कैसेट की रिवाइंड फीस भी माफ कर देना। जब कोई कस्टमर रिवाइंड किए बगैर उनको वीडियो टेप वापस करता तो ब्लॉकबस्टर दोबारा से रिवाइंड करने के अलग से पैसे लेता था।
यानी ब्लॉकबस्टर इतने सालों तक कस्टमर्स को निचोड़कर उनसे पैसे निकाल रहा था और वहीं नेटफ्लिक्स अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने में लगा था। आखिरकार और ज्यादा कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पे साइन अप करने लगे और 2010 में ब्लॉकबस्टर का दिवालिया निकल गया और उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। ब्लॉकबस्टर टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने में काफी देर कर बैठा और यही कदम इसकी $1 बिलियन एम्पायर को लेट हुआ। असल में ब्लॉकबस्टर ने जो किया वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। जब हमारा कोई बिजनेस चल रहा होता है तो हम चाहते हैं कि बस ये इसी तरह चलता रहे और खुद को बदलने से कतराते हैं, जबकि इसी दौरान कोई और आकर इसका फायदा उठाता है और मार्केट के गैप को पूरा कर देता है। ऐसा ही कुछ नोकिया मोबाइल्स और कोडेक फोटोग्राफी के साथ भी हुआ। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद में बदलाव नहीं लाया और दूसरी कंपनीज ने उनको पीछे छोड़ दिया। आज नेटफ्लिक्स के 13,000 एम्प्लॉइज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कंपनी की मालियत 28,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है और ये सालाना करीब 1900 करोड़ डॉलर्स की सेल्स करते हैं। यानी जिस कीमत में पूरी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर को ऑफर हुई थी उससे 380 टाइम्स ज्यादा सेल्स नेटफ्लिक्स ने सिर्फ पिछले साल की हैं। ये है ओरेगन में मौजूद ब्लॉकबस्टर का आखिरी स्टोर, जो असल में उन 9,000 स्टोर्स में से एक हुआ करता था। कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स तो सारे बंद हो गए, लेकिन ये आखिरी स्टोर अभी तक रेंट पे डीवीडीज देता है। आज यहाँ लोग डीवीडीज लेने कम बल्कि टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे अपनी यादें ताज़ा करने जाते हैं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।